एक तो टॉपिक है आपके पास में एनोमेरिक कार्बन। तो आप लोगों को एनोमेरिक कार्बन मैंने बताया था, द कार्बन फ्रॉम विच अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर आइसोलेटेड और डिफर इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। चलो एक बार मैं आपको ग्लूकोज बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद भी आ जाए। ग्लूकोज के अंदर दो बनाए थे, एक हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनवाया था और एक बीटा डी ग्लूकोज बनाया था। पहला काम है 6 की रिंग बनाओ यहाँ ओ लगा के, फिर उसके बाद में नॉर्मल सी बात है बॉन्ड लगाओ, लास्ट वाले पर CH2OH आएगा हमेशा। इसका नंबर था 1 2 4, 1 का OH नीचे, 2 का OH नीचे और 4 का OH नीचे। फिर OH के सामने H, जो बाकी नीचे बचे रहेंगे वहाँ पर भी H, OH के सामने H, H के सामने OH और OH के सामने H। अगर बीटा बनाना है तो सिर्फ एक काम करो कि जो पहली पोजीशन है उसको चेंज कर दो या 1 को हटा दो। तो अब मेरा नंबर है 24, तो 2 का OH नीचे और 4 का OH नीचे और बाकियों का H नीचे, है ना। H के सामने क्या आ गया OH, OH के सामने H, H के सामने OH और OH के सामने। अब ये जो चीज़ है ये है मेरे बच्चे अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। चलो रिवीजन होगी एक बार। और ये जो कार्बन है फर्स्ट नंबर कार्बन, इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। द कार्बन फ्रॉम विच, इधर से भी 1 और इधर से भी 1। ग्लूकोज में बिल्कुल, फ्रक्टोज में कल बता दिया था, हाँ सेकंड होती है। तो एनोमेरिक कार्बन के लिए कोई आपसे पूछ ले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास में इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग बात करते हो एनोमेरिक कार्बन, द कार्बन फ्रॉम विच द अल्फा एंड बीटा isomers are different with each other is known as aromatic carbon. So this carbon atom is different to other carbon atoms क्योंकि ये जो है आप लोगों का साइक्लिक फॉर्म बना रहा है। यही वाला कार्बन जो है वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर यूज हो रहा है। अब याद कीजिए जब मैंने साइक्लिक फॉर्म बनाई थी, है ना, साइक्लिक फॉर्म को बोलते हैं हेमी एसिटेल फॉर्म या हेमिकीटेल फॉर्म। अगर एल्डिहाइड के लिए बात करते हो तो हेमी एसिटेल और कीटोन के लिए बात करते हो तो हेमिकीटेल। ठीक है। तो आज ग्लूकोज में कौन सा कार्बन था C1, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा था C2। तो कल को कोई पूछ ले ये बात तो बतानी आनी चाहिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो सिंपल सा है, ध्यान से सुनना, म्यूटा रोटेशन। अब ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है पहले ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल एक्टिव वाली बात बताई थी, याद आ रहा है कुछ कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन होते हैं। अब चलो मैं इसके लिए भी मैं दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ इस टॉपिक के लिए। याद कीजिए मैंने कहा था 6 कार्बन लगा के लास्ट में CH2OH, फिर फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन को O से कनेक्ट कर दो। अल्फा बनाना है तो OH राइट में और थर्ड कार्बन का H भी राइट में। ये मैंने तुम लोगों को सिखाया था। ठीक है, ये लो इधर H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। ये पूरा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और बनाना है, ये अल्फा डी ग्लूकोज। एक बात और बतानी इसलिए जानकर के पूरा बना रहा हूँ। हाँ, अब तू कह रहा है डी ग्लूकोज बनाने को आ जाए तो डी ग्लूकोज सिर्फ ऐसे बना सकता है। डी ग्लूकोज की सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। ठीक है, डी ग्लूकोज में ऊपर होता है CHO, थर्ड कार्बन का H राइट में होता है और बाकी का OH राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर सामने पता ही है H के सामने OH और OH के सामने ये तेरे पास डी ग्लूकोज बन गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये डी ग्लूकोज जो है ना वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि ये वाली क्या है, जल्दी बोली शाबाश। क्या हो गया तेरे को क्या हो गया? चाय की जगह कुछ और भी लिया गया तूने आज? ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं लड्डी, कहाँ घूम रहा है? हाँ पता नहीं क्या बोले जा रहा है बैठा हुआ। एक कार्बन दो जाल के आकर जाके 2 3 4 5 डायरेक्शन। अगर मैं इसकी बीटा फॉर्म बनाता हूँ तो बीटा फॉर्म सेम टू सेम बन जाएगी सिर्फ। हाँ तो ये आपके पास में इधर OH हो जाएगा H 1 2 3 और ये 2। अगर आज मेरा बच्चा बात करता है तो जो डी स्ट्रक्चर है वो आप लोगों की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि अल्फा और बीटा फॉर्म जो है ना
दे आर, हाँ जी, क्लोज रिस्ट्रक्चर। ये बात आपको बतानी थी। अब मैं आपको बताता हूँ जी, पहले नंबर पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सुनना ध्यान से। ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जिनमें किरेल कार्बन हो। किरेल कार्बन का मतलब वो जो, हाँ, जिनके अंदर चारों अलग अलग ग्रुप होते हैं। अब सुनना ये बात, आप लोग की कल परसों गीतांशु भी रोड़ा हो जाए थी, इधर ध्यान से देखना। एक कार्बन, एक के 4 हाथ होते हैं। अगर इन चारों पर अलग अलग रख दिया जाए कोई ग्रुप, है ना, तो उसे किरेल कार्बन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये किरेल है। और जो किरेल कार्बन जो है ना, इसका मिरर इमेज अगर तुम बनाओगे तो ये मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। गीतांशु बैठी है क्लास के अंदर? हाँ गीतांशु, अब देख ध्यान से, देख अब इसको। अब ये जो है ना, हाँ, ये जो है ना, ये वाला कार्बन जिसके चारों हाथ अलग अलग है, उसे किरेल कार्बन बोलते हैं। ये स्टार वाला, ये देखिए। और ऐसे कार्बन जो होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, उनके मिरर इमेज एक दूसरे पर फिक्स नहीं होते। और जिनके मिरर इमेज एक दूसरे पर फिक्स नहीं होते, उनको अपने ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। इनमें से एक होता है डी फॉर्म और एक क्या होता है, एल फॉर्म। और हम बता नहीं सकते कौन सा, हाँ, कौन सा डी है और कौन सा एल है। बड़ा डी और बड़ा एल तो बता देंगे, छोटा डी और छोटा एल नहीं बता देंगे। तो ये बात मैंने कल परसों बोली थी, तो ये बोला ये बोली किरेल कार्बन क्या होता है। फिर मुझे याद आया कि मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं हुई, मैं ये टॉपिक ऑर्गेनिक कराने के बाद करा। पता नहीं क्या बोल रही है, एक तो क्वेश्चन पूछती है तो बीच में आवाज़ तेरी कट जाती है। तो एक फ़ोन ना अलग कनेक्ट करके रखा कर मेरे साथ। क्या बोल रही है, जल्दी बोल शाबाश, जल्दी से बोल, दोबारा से क्या बोल रही। किसी को समझ आ रहा तो बताओ क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। तो यार ये तो 100 बार बता तो दिया, ये 100 बार बता दी बात, बार बार एक बार। तो ये जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है उसमें आप लोगों को बताना है कि ये किरेल कार्बन जो होता है, किरेल कार्बन के जो मिरर इमेज होते हैं वो फिक्स नहीं होते, और जिनके मिरर इमेज फिक्स नहीं होते वो लोग ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। हाँ, अब मेरे से एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ग्लूकोज के। तो आपको कैसे पता लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो मैं कल परसों बता रहा था कि लास्ट टॉपिक आपने चेक करना है या किरेल कार्बन कितने हैं। फर्स्ट कार्बन किरेल है कि नहीं, जल्दी बोलो, ये वाला कार्बन, यस और नो। ये वाला कार्बन किरेल है कि नहीं है? तो जब, हाँ, ये किरेल नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हुआ है, शाबाश, 2 बॉन्ड O से जुड़े हुए, नहीं है किरेल। ये वाला किरेल है, ये वाला किरेल है, ये वाला किरेल है, ये वाला भी नहीं है क्योंकि ध्यान, ये वाला भी है सॉरी, और लास्ट वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें CH2OH है, 2 H लगे हुए हैं। किरेल कार्बन का मतलब चारों बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए, इसके 2 एक जैसे, इसके भी 2 एक जैसे, CH2 है ना। अब बताइए कितने किरेल कार्बन है, तो जवाब आया 4। तो किसी भी कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये इस बात पे डिपेंड है कि उसके पास किरेल कार्बन कितने हैं। और फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ये लोग यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर n। तो n का मतलब है नंबर ऑफ किरेल कार्बन। कितने थे किरेल कार्बन, जल्दी बोलो। 4 थे, तो 2 की पावर 4, और इसके 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। तो कल को कोई पूछ ले कि ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, ये मैंने नोट्स में डाला हुआ है, तो आपको बता के आना है सर 16, हाँ 16 बनेंगे, ये फॉर्मूला है। अब मजेदार बात है, फ्रक्टोज में जाके चेक करना। फ्रक्टोज में ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH, 2 कार्बन तो ये मर गए, और एक हो गया C डबल बॉन्ड O, वो भी मर गया, बाकी बच गए 3, हाँ 3 बच गए। तो फिर भी एक बार चेक करना ताकि आपको अच्छा लगे। तो ग्लूकोज में बनते हैं टोटल 16 आइसोमर, लेकिन फ्रक्टोज में अगर बात करते हो तो 2 की पावर n बराबर होता है 2 की पावर 3, और वहाँ कितने बनते हैं 8। बिल्कुल, ये बात याद रखना, ये ग्लूकोज के लिए है और ये फ्रक्टोज के लिए। ओके मेरे बच्चे,
लेकिन अब बारी आई कि क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो मैं दोबारा बताता हूँ, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लाइट के लिए अलग अलग बिहेवियर रखते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। याद आ रहा है कुछ कुछ? अगर आज मैं किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सोल्यूशन में से पीपी लाइट को गुजारूंगा, तो या तो वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देंगे और या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। समझ आ गई बात आपको? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ, तो मैंने ग्लूकोज से पूछा, डी ग्लूकोज से, कि ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है, क्योंकि मेरा टॉपिक तो ये था। तो वो बता रहा है सर मेरा जो रोटेशन एंगल है वो +52 डिग्री है। क्या समझ आया ये +52 डिग्री? कि अगर मैं ग्लूकोज का, अब डी ग्लूकोज कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल डी ग्लूकोज कह रहा है कि अगर मेरा सोल्यूशन बनाओगे ना ताजा बिल्कुल, तो मेरा ताजा बने हुए सोल्यूशन का डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन होता है और मैं लाइट को 52 डिग्री घुमा दूंगा। समझ आ रहा है? मतलब जो लाइट है वो मेरी 52 डिग्री मूव कर जाएगी, इसलिए मेरा रोटेशन एंगल 52 डिग्री है। लेकिन अब सुनिए, ऐसे कंपाउंड जिनका रोटेशन एंगल टाइम के साथ बदल जाता है, ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग बोलते हो म्यूटा रोटेशन। इन म्यूटा रोटेशन द रोटेशन एंगल विल बिकम चेंज आफ्टर सम टाइम। अब क्या हुआ कि मेरा 52 डिग्री था, लेकिन अब ये क्या कह रहा है? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मेरे ताजा बने हुए सोल्यूशन का तो 52 डिग्री होता है, लेकिन या तो मैं पड़े पड़े 112 डिग्री में चेंज हो जाऊंगा और या मैं पड़े पड़े +19 डिग्री में, मतलब या तो मैं बढ़ जाऊंगा और या मैं घट जाऊंगा। तो अब क्या डी ग्लूकोज का 52 रह पा रहा है? तो जवाब है नहीं। नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि या तो वो 112 में चेंज हो जाता है या वो +19 में। अब आपको समझ आ गया होगा वो चेंज क्यों हुआ। क्यों हुआ चेंज? क्योंकि या तो डी ग्लूकोज पड़े पड़े किस में बदल जाएगा? अल्फा डी में, और या पड़े पड़े या फिर बीटा डी में बदल जाएगा। लेकिन 52 से या तो ये बढ़ जाएगा और या ये घट जाएगा। तो मैंने इससे पूछा तू क्यों बढ़ा या क्यों घटा? तो कहता सर मैं या अल्फा में चेंज हो जाऊंगा या मैं बीटा में चेंज हो जाऊंगा। अब गीतांशु की बात को बदलते हैं कि अल्फा डी को क्या, डी ग्लूकोज को क्या पड़ी थी कि वो अल्फा या बीटा फॉर्म में चेंज हो रहा है? बताइए शाबाश, वेरी गुड। बस फिर ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था कि डी ग्लूकोज या तो खुद को इसमें बदल लेगा और या इसमें, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, कि मैं अल्फा में बदलूंगा या बीटा में। लेकिन क्या मेरा रोटेशन एंगल बदल गया? जल्दी बोलिए। तो इस प्रॉपर्टी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। बस इतनी सी बात पढ़ानी है, ठीक है जी। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब है जब किसी कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ी देर बाद टाइम के साथ चेंज हो जाता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। और ग्लूकोज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। और डी ग्लूकोज का जो रोटेशन एंगल है या तो वो 52 से बढ़कर 112 हो जाता है और या फिर वो कम हो करके 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास टोटल मिला के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बातें हो गई। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मैं सबूत मांगूंगा कि तुम्हें किसने बताया कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। और सबूत के लिए आप लोगों को रिएक्शंस बतानी है कि हाँ जी बेटे ये उनकी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। सुनना, आज ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में मेरे बच्चों ने क्या पढ़ा? मेरे बच्चों ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में पढ़ा 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 स्ट्रेट चेन में होते हैं। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ब्रांचिंग होती है उनकी, या वो साइक्लिक में होते हैं 6 के 6, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिएक्शन आती है रिडक्शन की। रिडक्शन करना है जी इसका किसके साथ? सोडियम अमलगम के साथ फर्स्ट नंबर पे। तो जब रिडक्शन करते हैं, अगर ऑर्गेनिक पड़ी हुई होती तो इसके अंदर आप लोगों को काफी कुछ आता है। तो रिडक्शन 2 टाइप का होता है। एक तो कंप्लीट रिडक्शन जो 11th में पढ़ाया था, एक नॉर्मल। चलो पहले नॉर्मल रिडक्शन करते हैं। नॉर्मल रिडक्शन में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। पहले तो क्या ये ग्लूकोज है?
जो मैंने बनाया CHO CHOH4 और CH2OH। हाँ ये बिल्कुल, मैंने इसको थोड़ा कंडेंस कर दिया। अब रिडक्शन का मतलब होता है H का जुड़ना। H का मतलब 2H ले आओ। सोडियम अमलगम होता है NaHG, मेटल के साथ रिडक्शन हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। और साथ में वाटर ले आओ, क्योंकि वाटर जो है वो OH दे देगा जल्दी से, और H दे देगा या H2 दे देगा। अब गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पर, ये देखो इधर से डबल बॉन्ड है, गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे, एक H इधर लगाओ, एक H इधर लगाओ। ऐसी बातें तुमने सुनी नहीं है, तो इसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। और आपको सिर्फ इतनी बतानी है बात होता क्या है। तो ऊपर वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। और अगर ऑर्गेनिक की हुई होती तो तुम खुद चिल्ला रहे होते। हर साल का यही तजुर्बा है मेरा कि बच्चे खुद बता देते हैं, अगर इसमें आपकी जरूरत नहीं, बैठ जाओ आप। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में बदल जाता है, सॉर्बिटॉल। ये है जी पहला रिडक्शन, फर्स्ट इसमें एक। लेकिन अगर मैं कंप्लीट रिडक्शन कराऊं तो कंप्लीट रिडक्शन का मतलब होता है जितने H हैं उनको बाहर निकाल, जितने O हैं उनको बाहर निकाल लो। सुनना सर की बात। और कंप्लीट रिडक्शन के लिए मैं बच्चों को बताता हूँ, ये होता है रेड फास्फोरस और HI से। ये पिछले साल भी करवाया था। और तीसरी बात थी जितने, हाँ जी, H है वो सॉरी O जो है वो बाहर आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पे एल्केन बनेगी हमेशा। क्या बनेगी हमेशा? एल्केन। तो अब रिएक्शन देखो जी, CHO, उसके बाद में CHOH4 और लास्ट में आ गया CH2 और OH। साथ में मैं बुला लाया HI को। जब HI के साथ रिएक्शन हुई तो इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2 और इधर आ गया CH3। साथ में बन गए H2O और साथ में बन गया I2। मुझे बैलेंस करनी थी तो ऑक्सीजन गिनो कितने, जल्दी बोलिए शाबाश। ऑक्सीजन कितने होते हैं ग्लूकोज में? 6, तो 6 बन गए H2O। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ हाइड्रोजन दिए 2। ठीक है जी, तो यहाँ टोटल HI मुझे चाहिए यहाँ पर 14। ठीक है, और I2 निकल जाएंगे 7। ये लो जी, गाजगिरी डबल बॉन्ड पे 2H इधर 2H इधर, बाकियों को एक एक H दिया इधर इधर, और लास्ट वाले को भी 1 दिया। तो फर्स्ट वाले में 2H दिए इधर इधर 4, बाकियों को 2-2 दिए तो 4, और उसके बाद 10 14 हो गए। ये लो बैलेंस कर दी। लेकिन ये क्या चीज बनी? N-हेक्सेन। ये जो चीज बनी वो नॉर्मल हेक्सेन बनी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन नंबर जो ये B है ये आपको क्या बताती है, या मैं पेपर में इसका क्या क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम अमलगम, तो तुम लिख देना सॉर्बिटॉल बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया व्हाट विल हैपन व्हेन कंप्लीट रिडक्शन इज कैरिड आउट ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ऑफ HI, तुम लिख देना N-हेक्सेन। पर मैं ये क्वेश्चन नहीं दूंगा। आपके बोर्ड में क्वेश्चन ये आएगा, एक ऐसी रिएक्शन दीजिए जिससे पता लगता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। अब ये जो N-हेक्सेन बना है ये क्या बता रहा है, जल्दी बोलो शाबाश। वेरी गुड, 6 कार्बन, वेरी गुड वेरी गुड, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन पे। तो कंप्लीट रिडक्शन से N-हेक्सेन बना, और N-हेक्सेन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आप लोगों के पास जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। काम खत्म हो गया। तो ये नोट होने चाहिए अब नोट्स के अंदर। फिर आता है मुझे प्रूव करके बताना है कि मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक पढ़ ली होती तो पता लग जाता, एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, ये होता है कार्बोनाइल, या एल्डिहाइड या कीटोन। अब मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं कि मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा कार्बोनाइल ग्रुप की एक खानदानी रिएक्शन है, और वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से पता लग जाता है कि मेरे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है। चलिए जी, तो मेरी सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विद NH2OH। OH होता है हाइड्रोक्सिल, NH2 है ओमीन। इससे बनता है ऑक्सिन्स बनते हैं, ऑक्सिन विल फॉर्म। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे को तो रटे हुए ना कि मैंने पढ़ाई हुई है। अब आपने क्या करना है, ये देखो रिएक्शन दिखाता हूँ, और ये C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप की है।
क्या ये ग्लूकोज है? जल्दी बोलो। तो जवाब है यस। अब फटाक से आप NH2OH की रिएक्शन करा दो, इधर से निकलेगा O और इधर से निकलेगा H2। क्या निकल के चला गया? बोलो। पानी निकल के चला गया और तुम्हारे पास रह गया CH डबल बॉन्ड NOH और नीचे रह गया CHOH4 और साथ में रह गया CH2OH। इस बंदे का नाम है ग्लूकोज ऑक्सिन, क्योंकि मैंने लिखा था ना ऑक्सिन बनता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सिन विल फॉर्म, ये चीज बनती है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN, इसमें बनता है साइनोहाइड्रिन। तो लिख देता हूं मैं नाम, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं, मुझे बड़ा जोर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्रैम करवा रहा हूँ। साइनोहाइड्रिन विल फॉर्म, यही ऑर्गेनिक पढ़ी हुई होती तो तुम मेरे को कह देते साइड में बैठ जा, क्योंकि HCN सारे बच्चों को पता है क्या होता है। तो CH डबल बॉन्ड O, मतलब इसमें भी यही बॉन्ड टूटने वाला है, CHOH की 4 और लास्ट में CH2 और OH। जैसे ही HCN को बुलाओगे डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाथ इधर खाली, एक हाथ इधर खाली। किसको क्या दूं? O को क्या दूं और C को क्या दूं? तो C का दोस्त C का दोस्त CN इधर चला जाएगा, H इधर चला जाएगा और जो चीज बनेगी वो ये रही आपकी। C ऊपर आ जाएगा आपके पास में CN के बाद में CHOH, फिर उसके बाद में CHOH 4 बारी और लास्ट में CH2OH। इस बंदे को आप लोग कहोगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। लो जी, मेरा काम खत्म। लेकिन इन दोनों रिएक्शनों से क्या पता लगा कि मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, या तो वो एल्डिहाइड है और या वो कीटोन है। तो